आजकल लोग किसी भी ट्रीटमेंट लेने से पहले या सर्जरी से पहले गूगल करके आते हैं। पेशेंट्स जो इन्फॉर्मेशन आजकल चैट जीपीटी और काफ़ी एआई का ज़माना है, वो इंटरनेट पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उनका डायग्नोसिस क्या है? कौन सा वो मिथ है जो आप हर पेशेंट में रोज तोड़ते हैं? सबसे बड़ा मिथ ये है कि पेशेंट को पेन बहुत होता है ऑपरेशन के बाद। इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पोटेंट पेन किलर्स आ गए हैं और इतने एडवांस पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई हैं कि पेशेंट को पेन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल भी है ना, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगती है। हमारी जो बॉडी होती है सर, इट इज़ अ वेरी क्वाइट एडजस्टिंग बॉडी। हमको पेन नहीं है, बट व्हेन दे कम इन द ओपीडी दे आर वॉकिंग लाइक अ डक एंड उनके पैरों में डिफॉर्मिटी हो चुकी है। दैट मीन्स बेसिकली वो जो रेस्टिंग पेन है वो उसने एडजस्ट कर लिया है कि रेस्टिंग पेन तो होगा ही। फीमेल दे आर यूजिंग द बॉडी टू मच, एक्चुअली दे आर कुकिंग इन द किचन, वो सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, तो उनको बॉडी जो यूज़ होती है आज एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचाता है और एक ऐसे डॉक्टर से बात करने जा रहा है जो फेमस है लोगों के घुटना प्रत्यारोपण मीन्स नी रिप्लेसमेंट के लिए। पूरी दुनिया में दवाइयों की बात हो रही, सर्जरी की बात हो रही। आज हम जानेंगे किन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत है और किन पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती, होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम का क्रिएटर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतुल जैन जो गिन्नी देवी हॉस्पिटल जयपुर के संस्थापक हैं। और आज हम उनसे डिटेल में बात करेंगे थैंक यू कि किन मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, किन मरीजों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, और जो पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं वो किन किन चैलेंजेस को फेस करते हैं। आप डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने डॉक्टर बनने का सपना कब देखा? सर, मैं एक सेकंड जनरेशन डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली में। मेरे फादर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने ही हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था। अच्छा। हम लोगों ने बचपन से ही, शुरू से ही डॉक्टर बनने के अलावा कुछ ऑप्शन देखा ही नहीं। हमारे करियर ऑप्शन में हम लोग या तो पायलट सोचते थे अप टू एज 5, और उसके बाद हम लोगों ने हमेशा डॉक्टर बनने की सोची है, एंड दैट टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड दैट टू ए जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, बिकॉज वो एक लैक्यूना था जो मेरे फादर शायद अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। तो मुझे वो लैक्यूना को पूरा करना था कि मेरे फादर जो नहीं अचीव कर पाए वो मैं कैसे पूरा करूं। मतलब आप अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते थे। जो मेरे फादर के ड्रीम्स थे जो वो पूरे नहीं कर पाए, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ सर्जरी हो या इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ हो, मेरा ड्रीम यही था कि मैं उनके सपनों को पूरा करूं। आप अभी बहुत यंग हैं जी, और आपने इतनी यंग एज में इतनी सारी सर्जरीज कर डाली जी। तो अभी आपने अभी तक लगभग कितनी सर्जरीज की होंगी? सर, एक्टिवली और पैसिवली अगर मैं जोड़ूं इन सब सर्जरीज को तो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20,000 सर्जरीज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, जिसमें कि इंडिपेंडेंट मैं कहूं तो मैंने मोर देन 10,000 सर्जरीज परफॉर्म कर ली है कमेंडेबल विद अ 99.9% सक्सेस रेट। एंड मेरा एक जो हमेशा एक वो रहता है, एक ध्यान रहता है कि मैं कौन से पेशेंट्स को ऑपरेट ना करूं। हाउ ना करने का मतलब यह है कि जिन पेशेंट्स के अंदर मुझे लगता है कि मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा, या फिर जो पेशेंट्स को सर्जरी की नीड नहीं है, उनके अंदर, जैसे मैं देखता हूँ कई बार डॉक्टर्स कई बार अनइंडिकेटेड पेशेंट्स के अंदर ऑपरेशन सलाह कर दे देते हैं और ऑपरेट कर देते हैं। उन पेशेंट्स में दे आर नॉट हैप्पी, सो दैट क्रिएट्स अ बैड नेम फॉर द सर्जरी कि नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहिए था। यही कारण है कि लोग गिन्नी देवी हॉस्पिटल जयपुर की तरफ भाग रहे हैं। जी, तो नी रिप्लेसमेंट बेसिकली सर इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन। अगर हमने पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपर नहीं किया तो हम उस सर्जरी को भी बदनाम करेंगे और खुद को भी बदनाम करेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग किसी भी ट्रीटमेंट लेने से पहले या सर्जरी से पहले गूगल करके आते हैं। जी, तो ऐसे रियल लाइफ चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं? सर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि गूगल जो करके आते हैं या पेशेंट्स जो इन्फॉर्मेशन, आजकल चैट जीपीटी और काफ़ी एआई का ज़माना है, तो पेशेंट्स बेसिकली आर वेल इन्फॉर्म्ड, बट उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके टेलर मेड इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास कि उनके लिए क्या सही है। तो हमारा जो एज अ डॉक्टर हमारा जो ट्रीटमेंट है वो ये इस पे फोकस करता है कि हम उनको उनके हिसाब से टेलर मेड सोल्यूशन प्रोवाइड करें, क्योंकि मार्केट में और इंटरनेट पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट उनका डायग्नोसिस क्या है और उनका ट्रीटमेंट क्या सही रहेगा उनके हिसाब से, वो एज अ डॉक्टर हमारा काम है कि उनको सही गाइडेंस देना। तो मतलब जब आप सही गाइडेंस देते हैं तो आपके एक ट्रस्ट इशू डेवलप होता है। डेफिनेटली सर, तो पेशेंट्स को ट्रस्ट डेवलप होता है बिकॉज दे गेट रिजल्ट्स, एंड देन वर्ड ऑफ माउथ जो होता है वो लोगों तक पहुंचता है कि हम किस तरह से बेटर ट्रीटमेंट हम लोगों को दे रहे हैं। इंटरनेट के ज़माने में, गूगल के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में आपको क्या लगता है कि पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड है या कंफ्यूज्ड है? सो आई वुड से कि वो पेशेंट इन्फॉर्म्ड कंफ्यूज्ड है, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन पूरी है, बट जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको इन्फॉर्मेशन तो है कि चीज़ें क्या क्या होती हैं, बट उनको कन्फ्यूजन ये है कि उनके लिए क्या सही रहेगा।
तो जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कई बार पेशेंट्स आते हैं, उनको एक लेवल की नॉलेज होती है, फॉर एग्जांपल उनको हमने बोला कि नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब उनको यही नहीं पता होता कि नी रिप्लेसमेंट होता क्या है, या उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता इसके बारे में, वर्सेस वो पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट क्या होता है उसको ये पता है, नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं वो पता है, उसकी बातें शुरू होती हैं कि सर आप इसमें इम्प्लांट कौन सा लगाओगे। दैट मीन्स उसको इतनी इन्फॉर्मेशन तो है, तो हमारा डिस्कशन जो होता है वो इम्प्लांट के मटेरियल के ऊपर होता है, इम्प्लांट की कंपनी के ऊपर होता है, सो दैट डिस्कशन बिकम्स हाई लेवल डिस्कशन, जिसपे हमको भी अच्छा लगता है कि पेशेंट इन्फॉर्म्ड है, तो उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कौन सा वो मिथ है जो आप हर पेशेंट में रोज तोड़ते हैं? सबसे बड़ा मिथ जो है वो ये है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बेड रेस्ट करना पड़ता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि पेशेंट को पेन बहुत होता है ऑपरेशन के बाद। ये दोनों मिथ हम हर दिन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को यही दिखाते हैं कि देखो आपके ऑपरेशन के बाद हमने आपको 6 आवर्स के अंदर अंदर खड़ा करके चला दिया। आपको जो एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत पेन होता है ऑपरेशन के बाद, वो डेफिनेटली आपको ये बता दें कि सिर्फ एक फीलिंग होती है, एक असहजता होती है कि कुछ हुआ है। अदरवाइज इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पोटेंट पेन किलर्स आ गए हैं और इतना एडवांस पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई हैं कि पेशेंट को पेन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। ओके, तो जिन पेशेंट्स में नी पेन है, तो एक कौन सा साइन है जब पेशेंट को बताना चाहिए कि अब डिले करने की ज़रूरत नहीं है? सर देखिए, पेन एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत रूटीनली किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है। आपके अगर नी रिप्लेसमेंट की नौबत आ रही है, दैट इज़ द टाइम व्हेन आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत आने लगी है। यानी कि आपको पूरे टाइम पेन रहता है, आप सब्ज़ी खरीदने नहीं जा पाते, शादी में जाते हैं तो सबसे पहले चेयर पकड़ते हैं कि आप खाना मेरा लाके दे दो। सो देयर आर बेसिक साइंस कि आपकी जो लाइफ अफेक्ट हो रही है, उस समय आपको सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है कि पहले आज से 15-20 साल पहले जब मैं देखता था कि ग्रेड 4 के जो पेशेंट्स होते थे उन्हीं को नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया जाता था, लेकिन अब जैसे ही स्पेस रिडक्शन होता है, ग्रेड 2 क्रॉस करता है, तो बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट सर्जन उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। आपका क्या कहना है? सर मैं बिलीव करता हूँ कि मैं अपने आप को एक पिरामिड के टॉप पे प्लेस करता हूँ। दैट पिरामिड इज़ द बेस ऑफ द पिरामिड इज़ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, और हमारा जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अपेक्स ऑफ द पिरामिड है। मतलब ये कि पेशेंट ने जब तक सारे ट्रीटमेंट्स कवर नहीं कर लिए हैं, आई ऑलवेज एडवाइज माई पेशेंट्स कि वो 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पूरा लें। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, डजंट मैटर, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पूरा ले लें। अगर उनकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो रही है उन सब चीज़ों के बाद भी, तभी ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पेशेंट्स में हमारा वो रहता है कि हम उन पेशेंट्स को ऑपरेशन से बचाएं। सिर्फ हम ग्रेड 4 के पेशेंट्स को ही ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं, और जिस स्टेज में ग्रेड 4 स्टेज में हम डेफिनेटली ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सर्जरी में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन केसेस के अंदर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स उतने इफेक्टिव प्रूव नहीं होते। सूनर और लेटर उनको करना पड़ता है। लेकिन एक स्टडी मैंने कहीं पढ़ी कि अगर हम ग्रेड 3 में सर्जरी कर देते हैं, तो वो ग्रेड 3 की जो सर्जरी है, दैट्स द रिजल्ट्स आर फार बेटर देन ग्रेड 4। आपका क्या कहना है? सर ग्रेड 3 डिपेंड, सर देखिए इसमें बेसिकली मैटर ये करता है कि हम कई बार एक्सरे को देख के ग्रेड 3 बोल देते हैं और ग्रेड 3 की क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। बट आई हैव सीन मैनी केसेस जिसमें ग्रेड 2 पे भी हमने कभी नी को ओपन किया है और हमने पाया है कि उनकी मेनिस्कस बिल्कुल इंटैक्ट है, बट उनकी कार्टिलेज डिजनरेशन हो चुका है। Okay. उस केस में हमारे को एक्सरे में तो ग्रेड 2 दिखेगा, बट जो उसका पेन है वो दैट इज बिकॉज ऑफ कार्टिलेज डिजनरेशन। सो समटाइम्स वो हम उनको एमआरआई से डायग्नोस करते हैं कि उनका कार्टिलेज की मैपिंग की कार्टिलेज की पोजीशन क्या है। ओके, तो समटाइम्स ग्रेड 3 के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, ग्रेड 4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज डैमेज। जब आपके पास सर्जरी के लिए पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे बड़ा उनका डर कौन सा होता है? सबसे बड़ा डर होता है कि पेन होगा ऑपरेशन के बाद। अच्छा। और हम ऑपरेशन के बाद कहीं इस कंडीशन से भी खराब कंडीशन पे ना चले जाएं। तो अब वही है, आजकल इतना कॉमनली हम ये नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उनका डर किसी हद तक तो कम हुआ है। यूट्यूब पे भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है, टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हम लोग डालते रहते हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर के फॉलोअप्स। तो पेशेंट्स आर लिविंग वेरी गुड लाइफ, तो वो डर काफ़ी हद तक अब पेशेंट्स के अंदर कम हुआ है। मतलब पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबल। अब उतना कन्विंस नहीं करना पड़ता कि आपको सर्जरी की करवानी चाहिए। अब सिर्फ उनको बस डर इस वक्त रहता है पेन होगा या फिर हम थोड़ा सा डिटोरेट नहीं हो जाए, तो वो डर सामान्य सी बात है कि अगर एक छोटा सा टूथ एक्सट्रैक्शन भी कराना होता है, तो बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ मैं बहुत डरता हूँ। तो नी रिप्लेसमेंट तो काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है। कौन सी सर्जरी सबसे ज़्यादा फेल होती है, किन पेशेंट्स में? जो पेशेंट्स समय पे ऑपरेशन नहीं कराते या फिर जिनके डिफॉर्मिटीज, सीवियर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, उनके अंदर बोन डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, और उन बोन डिफेक्ट्स को हम किसी भी हद तक कर भी लेते हैं करेक्ट, बट अल्टीमेटली उनकी जो लाइफ होती है जॉइंट की, जैसे हम अगर राइट टाइम पे अगर ऑपरेशन करवा लेते हैं तो लाइफ जो जॉइंट की है वो 35 साल तक आजकल
चल रही है। इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से कहें कि पेशेंट सर्जरी अच्छी हुई बट पोस्ट सर्जिकल केयर ठीक से नहीं हुई, वो ऐसी कौन सी केयर है जो अगर ठीक से नहीं होती तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अनसक्सेसफुल हो सर जाती है? नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नी रिहैबिलिटेशन है, फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्ली फिजियोथेरेपी नहीं कर पाते, या फिर जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं होते नी रिप्लेसमेंट के लिए। उन केसेस के अंदर रिजल्ट्स थोड़े से डेफिसिट में आ जाते हैं। बट हमारा जो पोस्ट सर्जिकल प्रोटोकॉल है, वी कीप अ फॉलो अप फॉर एवरी पेशेंट टिल 6 मंथ्स। चाहे वो आप हमारे पास आओ चाहे मत आओ, हम आपके पास आके चेक करेंगे कि आपका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, स्टिच रिमूव हो गए ना, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आते हैं। सराउंडिंग कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान और श्रीलंका से भी पेशेंट्स आते हैं। तो उन पेशेंट्स को भी हम टेलीमेडिसिन के द्वारा फॉलोअप में रखते हैं कि कहीं वो फॉलोअप लैक्स होने की वजह से उनकी रिकवरी स्लो ना हो या फिर कम ना हो। सर्जरी के बाद बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल कितने दिन में रिज्यूम कर लेते हैं पेशेंट्स? सर अगर हम बात करें तो ऑपरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर पेशेंट कम्स टू अ नॉर्मल लाइफ, एंड 1 मंथ के अंदर अंदर वो अपना जो ऑफिस वर्क है या फिर जो उसकी शॉपिंग पर्पस है, कहीं भी वो ट्रैवल करना चाहता है, दैट विद इन 1 मंथ आजकल वो सर्जिकल के वॉज पॉसिबल है। बिकॉज आजकल फास्ट ट्रैक टेक्निक से हम लोग ऑपरेशन करने लगे हैं, जिसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं कहते हैं नहीं मैं अभी दर्द सह लूंगा, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए दर्द सह लेंगे, एक पॉइंट तक आप सह सकते हैं, बट उसमें अगर पेन किलर्स के माध्यम से आपका दर्द मिटा रहे हैं और वो दर्द पेन किलर से ही ठीक हो रहा है, सो यू आर कॉजिंग मोर हार्म देन बेनिफिट। लेकिन एक साइकोलॉजिकल भी है ना, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ भी जाने लगते जी हैं। बिल्कुल। तो नी रिप्लेसमेंट कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट सोल्यूशन। आप अगर पेन है आपको और आपका डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, आई एम क्वाइट गुड बिलीवर ऑफ नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से आपका पेन ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। सर्जरी तभी करानी चाहिए जब सारे एस्पेक्ट्स और सारे एफर्ट्स फेल हो गए हैं, और सर्जरी तभी आपको बेनिफिट देगी जब आप खुद कन्विंस होंगे कि हाँ मुझे सर्जरी करा के अब उसको ठीक कराना है। डॉक्टर साहब, एक मेरा प्रश्न है व्यक्तिगत। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि जो बहुत ही एडवांस डैमेज स्टेज में होते हैं, लेकिन उनको पेन नहीं होता। हाँ, नहीं, आई वुड से कि उनका बेसिकली टॉलरेंस इतना बढ़ जाता है, और हमारी जो बॉडी होती है सर, इट इज़ अ वेरी क्वाइट एडजस्टिंग बॉडी। तो हम पेन को एडजस्ट करते चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि हमको पेन नहीं है, बट व्हेन दे कम इन द ओपीडी दे आर वॉकिंग लाइक अ डक, एंड उनके पैरों में डिफॉर्मिटी हो चुकी है। तो व्हेन आई आस्क देम कि आप कितना चल लेते हो, सर मैं चल तो 100 मीटर ही पाता हूँ, उसके बाद मेरे को बैठना पड़ता है। सो मैंने कहा आपको 100 मीटर के बाद क्या होता है? वो सर बहुत दर्द होता है। दैट मीन्स बेसिकली वो जो रेस्टिंग पेन है वो उसने एडजस्ट कर लिया है कि रेस्टिंग पेन तो होगा ही। तो जब वो 100 मीटर चलता है तब दैट एक्सेसरबेशन ऑफ द पेन कॉजेज हिम टू सिट बैक। तो पेन का जो टॉलरेंस लेवल है वो इन पेशेंट्स के अंदर इतना बढ़ जाता है कि सीवियर डिफॉर्मिटी के साथ, सीवियर अर्थराइटिस के साथ भी वो लोग पेन फ्री फील करते हैं। जी, आजकल बड़ा प्रचलन हो गया रोबोटिक सर्जरी, आई अलाइनमेंट। तो इसके बाद क्या परिवर्तन आया है? सर्जिकल एडवांसमेंट्स में आप कैसे कमेंट करेंगे? जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, दे आर ऑल एमिंग टुवर्ड्स बेनिफिट ऑफ द रिकवरी ऑफ द पेशेंट। सो बेसिकली रोबोटिक टेक्निक भी इसी क्रम का एक हिस्सा है कि हम उन पेशेंट को, सर्जरी वही है, प्रोसीजर वही है, प्रिंसिपल वही है, बट उसका करने का एक जो पर्पस है वो ये है कि हम उसका रिकवरी कैसे एडवांस कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम मैनुअल टेक्निक से करते हैं तो हमारा प्रिसीजन लेवल इज फ्रॉम 1 to 2 डिग्रीज, हम उस पर खेलते हैं, बट इन रोबोटिक्स आर प्रिसीजन गोज डाउन टू 0.1 डिग्री। सो हम एग्जैक्ट जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जो अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी नी की जो लाइफ बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, सो वो हमको अचीव करने को ईजी हो जाता है। आई वुड कंपेयर दिस विद अ कंडीशन, जैसे हम गाड़ी की टायर लगवाते हैं और उसकी बैलेंसिंग करवाते हैं। हमने टायर किसी भी कंपनी का लगवा लिया हो, किसी भी दुकान से लगवा लिया हो, अगर हमने बैलेंसिंग नहीं करी तो उसकी टायर की लाइफ कम हो जाती है। सो रोबोटिक्स हेल्प्स अस टू अचीव दैट अलाइनमेंट, जो हम एक्यूरेट अलाइनमेंट उसको दे पाते हैं और प्रिसीजन के साथ दे पाते हैं, तो उससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है जॉइंट की। सो बेसिक पर्पस ऑफ रोबोटिक इज कि हम उसको प्रिसाइज अलाइनमेंट दे पाते हैं और उसकी लाइफ बढ़ा पाते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले जो भी ओबीस पेशेंट्स होते थे तो नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स भी उनको ओबेसिटी घटाने का पहले एडवाइस करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि 120, 130, 140 किलो के भी जो पेशेंट्स हैं ओबीस, उनमें भी सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है। बट इसमें ये है, जैसे आपने बोला 140 kgs का ही थ्रेशोल्ड है जिसमें हम सर्जरी कर सकते हैं,
उसके अगर ज़्यादा वेट है तो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट पहले करा के फिर नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट के बाद फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज बीइंग एबल टू वॉक। अगर इतना वेट के साथ हम वॉक कर नहीं कर पाए तो वो नी सर्जरी भी हमारी फेल हो सकती है। तो वेट शुड बी बिटवीन 120-125 मैक्सिमम, जिसमें सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। बहुत अच्छा। तो मतलब पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन सर्जिकल सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, डेफिनेटली। सर्जिकल रिहैबिलिटेशन जो है वो हर डॉक्टर का अपना एक डिजाइन्ड प्रोटोकॉल होता है। सो मेरा अलग हो सकता है और तीसरे किसी डॉक्टर का अलग हो सकता है। सो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसका जो प्रोटोकॉल है, आप नी रिप्लेसमेंट के बाद का जो रिहैबिलिटेशन का फॉलोअप है वो डेफिनेटली करना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपी नहीं कराते। आई वुड से ऑन योर पॉडकास्ट कि अगर ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, डोंट गो फॉर दैट। पोस्ट नी रिप्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। वही एक पीरियड है 1 मंथ का जो आपने कर लिया तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी और रिकवर हो जाएंगे। अगर नहीं किया और वो घुटना स्टिफ हो गया तो उसका फिर अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे नहीं है। तो आई वुड नॉट नेम द सर्जन्स, बट एक मिथ फैला रहे हैं। बेसिकली क्या है, हर चीज़ के अंदर मार्केटिंग इन्वॉल्व हो जाती है एंड टू अट्रैक्ट पेशेंट्स अटेंशन कुछ डॉक्टर्स इस तरह की बातें करते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को एडमिट करते हैं। आज उन्होंने एक घुटने की सर्जरी की, 3 दिन बाद दूसरे घुटने की सर्जरी कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स पेशेंट को एडमिट करते हैं, आज एक घुटने की उन्होंने सर्जरी की, फिर दूसरे घुटने की सर्जरी 6 हफ्ते बाद करते हैं। कुछ डॉक्टर्स एक ही ऑपरेशन थिएटर में दोनों घुटनों को एक साथ सर्जरी कर देते हैं। तो ये कौन सी टीचिंग है? सर, बेसिकली मेरा इसमें एक बिलीफ है कि आपके अगर दोनों घुटनों में आर्थराइटिस है एंड इफ़ यू आर मेडिकली फिट irrespective of age, I have done bilateral TKR same sitting for 90 years old patient, which is contraindicated in text and medical journals. If the fitness is there, obviously we do one knee first. हम एक knee पूरा करते हैं, उसका स्टिच लगाने के बाद हम anesthetist से डिस्कस करते हैं, is he fine, is the patient fine, BP वगैरह सब ठीक है, then we proceed towards the next knee. ओके, तो इसका मतलब है कि एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेफिनेटली एनेस्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आई वुड से कि जो स्टेज्ड करते हैं, जो आपने बोला कि 3 दिन बाद करते हैं और 6 हफ्ते बाद करते हैं, आई डोंट फाइंड एनी हेल्प एनी बेनिफिट ऑफ दैट दोस स्टेज्ड प्रोसीजर्स। इफ यू हैव टू डू बायलैटरल टीकेआर, गो फॉर सेम सिटिंग, डोंट गो फॉर स्टेज्ड और 6 वीक्स बाद। या तो अभी करो या फिर गो फॉर 6 मंथ्स मिनिमम। स्पोर्ट्स इंजरी के कारण भी नी डैमेज होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण भी डैमेज होता है। कैसे उसको डिफरेंशिएट नी करते हैं? रिप्लेस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट इज फॉर बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसीजर, इस एजिंग प्रोसेस। और जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो एक यंग नहीं, उसको डिफरेंशिएट कैसे कर? बाहर से तो एक ही जैसा दिखता है। नहीं सर, एक्सरे जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है उसके अंदर डिजनरेशन अगर हो रहा है सो दैट इज आर्थराइटिस। और स्पोर्ट्स इंजरी में हमारा कहीं ना कहीं कोई टेयर होगा या फिर कोई लिगामेंट टेयर होगा, मेनिस्कस टेयर होगा, तो वो चीज़ें हमारी एमआरआई के ऊपर आएंगी। तो इनका डिफरेंशिएशन हमारी हिस्ट्री के ऊपर और इनकी जो एज क्राइटेरिया है पेशेंट्स का। ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनके अंदर आर्थराइटिस पाया जाएगा, यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स इंजरीज पाई जाएंगी एंड दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। यस। ओके। जैसे डॉक्टर्स को हर समय बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है, आप भी पढ़ते होंगे। जी बिल्कुल। तो आप 5 साल बाद ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को कहाँ पे देख रहे हैं, किस पायदान पे देख रहे हैं? सर, नी क्या रिप्लेसमेंट एडवांसमेंट्स आने वाले हैं? यस सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एज ऑफ टुडे, लाइक मैं सर्जरी को परफॉर्म कर रहा हूँ लगभग 15 साल से, और जो एडवांसमेंट्स अभी लास्ट 1.5 से 2 साल में आए हैं, मैं कहता हूँ कि ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने वाले हैं। जो ये रोबोटिक का जो एडवांसमेंट हुआ है नी रिप्लेसमेंट के अंदर और जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, पहले के जो प्रिंसिपल्स थे उनको कम्प्लीटली हम ऑब्सोल्यूट कर रहे हैं और हम जो नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, न्यू प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनसे रिकवरी बहुत, इसके रिजल्ट्स ड्रास्टिक चेंज होने वाले हैं। एक तो अचानक से मेरे दिमाग में प्रश्न आया है कि जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बाइलेटरल कंपार्टमेंट डैमेज होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूनिलेटरल कंपार्टमेंट डैमेज होता है, मोस्टली आपका इनर कंपार्टमेंट मीडियल साइड डैमेज होती है। तो इसमें सर्जरी एक जैसी होती है या इसका सर्जिकल प्रोसीजर अलग अलग है? नहीं सर, सर्जरी दोनों की सेम होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, हमको जो पार्ट रिमूव करके नई जॉइंट लगाना होता है वो दोनों में सेम लगता है। इट डजंट मैटर कि हम यूनी कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है कि बाई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है। हाँ, अगर हमारा एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करके एक प्रोसीजर होता है
जिसके अंदर हम अगर एग्जैक्टली मीडियल कंपार्टमेंट का या फिर लैटरल कंपार्टमेंट का आर्थराइटिस है तो हम जस्ट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करके उस पेशेंट को 10 से 15 साल की लाइफ एडिशनल दे सकते हैं विद द नेटिव नी। ओके, तो जो उसका ओरिजिनल नी है वही मेंटेन रहेगा एंड उसके अंदर हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से उसको एडिशनल 10 to 15 ईयर्स की लाइफ दे सकते हैं विद प्रिजर्विंग द सेम लिगामेंट्स एवरीथिंग, एंड उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ जो आज करते हैं वो सब कर सकते हैं। आपका करियर इतना लंबा रहा, कुछ फनी इंसिडेंसेस भी हुए होंगे। कोई ऐसा पेशेंट याद है कि जिसकी जो आपके मेमोरी से हटता नहीं है? सर मेरा जो फर्स्ट पेशेंट था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसने मेरे पे ट्रस्ट किया था कि आप डॉक्टर साहब, ही केम विद अ वेरी गुड होप्स कि मैं उनको ठीक करूंगा। एंड जब उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप ही हमको ठीक कीजिए, आई कुड नॉट बिलीव कि ये इज ही रेडी फॉर द सर्जरी, क्योंकि फर्स्ट पेशेंट ऑब्वियसली बात है कि बहुत फर्स्ट पेशेंट इज ऑलवेज स्पेशल। जब उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, आई डिड माई बेस्ट टू गिव देम द रिजल्ट। मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर डरा होता है। एग्जैक्टली व्हेन इट वाज माय फर्स्ट केस, तो मैंने जितने एफर्ट्स उस पेशेंट में लगाए थे, आई रेड माय सर्जरी का स्टेप्स और सब कुछ मैंने पढ़ा, जबकि मैं उससे पहले भी मैंने बहुत सर्जरीज करी थी, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय इंडिपेंडेंट सर्जरी, तो वो मेरे लिए एक फर्स्ट पेशेंट जो है वो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा मेमोरी मेमोरी में बना रहेगा। और वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी टीचिंग होती है कि जैसे क्रिकेट में एक प्लेयर एक बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारता है ना, तो इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रहती है। उसी तरह से सर्जरी में भी अगर एक आप सक्सेसफुल सर्जरी करते हैं तो मेरे ख्याल से भविष्य में जो आप सर्जरीज करते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। One good patient gives you a booster for 100 patients, yes. and one bad surgery gives a bad feeling for 1,000 patients. हाँ, तो वो मैं मानता हूँ कि अच्छा काम करने पे आपको जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वही आगे का काम देता है आपको। कभी कभी क्या होता है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जरी करते हैं, पेशेंट की कंप्लायंस भी बहुत अच्छी होती है, पोस्ट सर्जिकल रिहेबिलिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल सर्जिकल आउटकम्स आर वेरी पुअर। इसके पीछे क्या रीज़न है? सर अगेन आई वुड से कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, इसमें इम्प्लांट फैक्टर्स, इसमें सर्जन फैक्टर्स, पेशेंट फैक्टर्स, पोस्ट रिहैब फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें प्ले करते हैं। किसी भी पॉइंट पे किसी भी फैक्टर में अगर खराबी आएगी तो हमारे रिजल्ट्स एज डिजायर्ड नहीं मिलेंगे। सर्जरी के बाद सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर हम बात करें तो पेशेंट अगर फिजियोथेरेपी प्रॉपर नहीं करते हैं तो मसल वीकनेस उनको रह जाती है। अच्छा, और उस केस में वो उतनी एफिशिएंटली चल नहीं पाते या फिर एफिशिएंटली उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि फिजियोथेरेपी जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से इन्फेक्शन का भी खतरा रहता होगा। सर इन्फेक्शन का रेट अब इतना रिड्यूस हो गया है, एडवांस्ड जो ओटी आजकल हो गए हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस हो गई हैं, तो इसमें 1 in 1000 पेशेंट्स में इन्फेक्शन होता है, एंड दैट टू कैन बी ट्रीटेड। पूरे देश में इस समय हजारों की संख्या में नी रिप्लेसमेंट सर्जन है। वाई डॉक्टर प्रतुल जैन? नहीं सर, मैं तो सिर्फ वी आर वन ऑफ द सर्जन्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वी आर डूइंग समथिंग स्पेशल। इट्स जस्ट आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम आपको बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। मेन चीज़ सर, मैंने जो अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था, आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, और मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं अपने हॉस्पिटल में कभी वापस आऊँगा। आई हैड टोल्ड माई फादर कि आप जब तक आप खुद कर रहे हैं तब तक आप करते रहिए, बाकी आई एम गोइंग टू अहमदाबाद एंड आई विल वर्क इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके मुझे जो फीलिंग आई कि बीइंग अ डॉक्टर आई एम नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन फॉर माई पेशेंट, कि मैं उनको गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाऊँ या फिर अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे पाऊँ। तो दैट वाई आई केम बैक टू माई सिटी एंड आई चेंज द आउटलुक ऑफ माई हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल को रेनोवेट करने से और उस लेकर के आज तक मैंने सिर्फ यही ध्येय रखा है कि पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, आउटकम अच्छा हो और अफोर्डेबल प्राइस पे हो, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास पावर होती है कि आई कैन वी ट्रीट out of 100 we treat 20 to 30 patients for free of cost. We don't charge anything because they are poor, they are not able to afford it, so we give them free treatment from our trust, जो कि हम उनको compensate कर देते हैं कि ठीक है, you get the treatment done because they are not able to walk और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो फीमेल्स हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोर कॉमन देन मेरी, लेकिन जब आपके पास कंसल्टेशन के लिए मेल्स आते हैं, कंसल्टेशन के लिए फीमेल आती हैं, तो स्टबर्न पेशेंट्स कौन से होते हैं? सर फीमेल्स डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि फीमेल्स एक्चुअली क्या होता है सर, दे आर यूजिंग द बॉडी टू मच, एक्चुअली दे आर कुकिंग इन द किचन, वो सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, तो उनको बॉडी जो यूज़ होती है काफ़ी हद तक उनको बॉडी की ज़रूरत होती है, और वॉकिंग और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी हद तक ज़्यादा होती हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं उनका सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम जो घर के काम हैं वो कब से कर पाएंगे, या वो नहीं कर पाए तो क्या होगा।
तो हम यही बोलते हैं कि आप 5 दिन के लिए किसी हेल्प को आप अपने घर पे बुला लो, आपके डॉटर हो, सब डॉटर इन लॉ हो, आप उनको आप घर पे बुला लीजिए। 5 दिन बाद आप अपनी चाय खुद बना के पिएंगी, 5 दिन बाद आप सबको खाना बना के खिला सकती हैं, उतना आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा होता है, यस, मतलब उनका लाइफस्टाइल कॉज है या कोई जेनेटिक कॉज है? सर इसमें दोनों चीज़ें हैं, जेनेटिक कॉज भी है और लाइफस्टाइल कॉज भी है। जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो जैसे मैंने कहा कि वो किचन में खड़े होकर कुकिंग करती हैं, तो ज़्यादा खड़ा होना और जैसे गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर लोग नीचे बैठ के कुकिंग करते हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी प्रेवलेंट होता है। मेल्स के अंदर क्योंकि हम लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर हम एक सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, तो उतना कॉमन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, हमारे मेल्स में कम होता है ये। हमारे डॉक्टरों की रोजी रोटी है हमारा पेशेंट का दर्द। यस, तो पेशेंट जब आते तो दर्द के कारण है, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद उनकी सबसे बड़ी चाहत क्या होती है? मतलब उनका दर्द गायब हो जाए या वो नॉर्मल एक्टिव लाइफ जिएं। कुछ पेशेंट्स का ये होता है कि वो कॉस्मेटिकली ठीक हो जाएं। जी जी। आपने क्या फील किया? सर मैं ये बिलीव करता हूँ कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जो फर्स्ट होती है वो होता है पेन फ्री लाइफ, बट व्हेन ही और शी गेट्स ऑल थ्री ऑफ देम व्हाट यू हैव टोल्ड, कि उनको डिफॉर्मिटी करेक्शन मिल जाता है, पेन फ्री लाइफ मिल जाती है, एंड दे आर एबल टू वॉक 2 to 3 किलोमीटर्स आफ्टर सर्जरी, जो कि वो 100 मीटर भी चल नहीं पाते थे। सबसे ज़्यादा खुशी उनको किस चीज़ से होती है? उनको इस चीज़ से होती है कि हमारा पेन चला गया और हाँ। हम चल पा रहे हैं। हाँ, सो आई ऑलवेज से कि आपके ऑपरेशन के बाद 5 साल की लाइफ आपकी एडिशनल मिल जाएगी, क्योंकि आप जब चलेंगे तो आपका हार्ट अच्छी फंक्शन करेगा और आपकी लाइफ 5 साल इनडायरेक्टली आपको नी रिप्लेसमेंट ने दे दी। ओह वेरी नाइस। तो आपके पास पेशेंट एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा आते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से? सर किसी भी सर्जन से आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट, इज द बेस्ट मार्केटिंग एंड इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। पेशेंट अगर किसी से पूछ के आ रहा है, किसी से मिल के आ रहा है विद अ गुड रिजल्ट, वो आपसे ना तो चार्जेस पूछेगा, वो ना आपसे ये पूछेगा कि आप क्या लगाओगे, उसको बस आप ऑपरेशन आपसे ही करवाना है, क्योंकि उसने आपका रिजल्ट देखा हुआ है। आप किससे ज़्यादा कमा रहे हैं, मरीजों से या सेटिस्फाइड? आप सर्जरी से ज़्यादा कमा रहे हैं सेटिस्फाइड पेशेंट से? सर मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं सेकंड जनरेशन डॉक्टर हूँ, जैसे मैंने बताया, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैसे के लिए मैं अब काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर माई सेटिस्फैक्शन। जैसा मैं बोला, पेशेंट सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। एंड व्हेन आई सी अ क्रिपल्ड पेशेंट इन माई ओपीडी और मैं उसको 15 दिन बाद जब चलते हुए देखता हूँ, जो वो किक मिलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट इज़ बियॉन्ड करोर्स ऑफ मनी, जो मैं अर्न करूँगा या नहीं करूँगा, वो उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है जो मुझे फीलिंग होती है। सो हम इतने ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल जॉब के अंदर हैं कि जहाँ पे पेशेंट अपनी लाइफ हमको दे रहा है। ये बड़ी डॉक्टर साहब बेईमानी होगी कि हम केवल उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया है। वो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप 1 2 3 एडवाइस दे दीजिए जो भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ नहीं पहुंचे हैं, वो कैसे अपने घुटने प्रिजर्व करें? मैं अगर 1000 पेशेंट्स देखता हूँ, 100 पेशेंट्स देखता हूँ, तो मेरा 90 पेशेंट्स का यही वो रहती है कि मैं उनको ऑपरेशन से बचा लूँ। हाँ, जो 10% पेशेंट्स हैं वो ऑपरेशन की स्टेज से वो नॉन ऑपरेटिव पेशेंट्स स्टेज से निकल चुके हैं। सो मैं यही बोलूँगा कि आप अपनी एक्टिविटी जो है, लाइफस्टाइल डिजीजेज, जैसे कि आपकी वॉकिंग वगैरह कंटिन्यू करें, आलती पालती नीचे बैठना, आलती पालती मार के या उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, वो सब बंद करें। और एक अगर रेगुलर मॉर्निंग वॉक की हैबिट डाल लेते हैं और एक स्पोर्ट शूज़ पहन के आप अपनी मॉर्निंग वॉक की हैबिट डाल लेते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज चेंजेस, उसी से आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, आगे ऑपरेशन की नौबत से बच सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज़ वेयर स्पोर्ट शूज़ व्हेनेवर यू आर वॉकिंग। मैं देखता हूँ सर कि लोग चप्पल पहन के या कैसे भी कुछ भी फुटवेयर को पहन के वॉकिंग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पर्सन इज कि हम उसको फुटवेयर क्या देते हैं। आपकी परमिशन से एक एडवाइस मैं भी देना चाहता हूँ। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मोस्ट इग्नोर्ड है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स। तो अगर आप स्क्वेटिंग रोज करते हैं, आपको अगर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, बट इसके बाद भी आप कोई ना कोई मौका निकाल के स्क्वेटिंग अगर रोज करते हैं, वो भी आपके जॉइंट को ठीक करने में मदद मिलता है। स्क्वाटिंग से सर क्या होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रेंथ होती है, पर जिन पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है, मैं उन पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि वो स्क्वाटिंग ना करें, क्योंकि स्क्वाटिंग करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग जो है वो बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रिवेंट करने के लिए स्क्वाटिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। नहीं, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बहुत अच्छे से स्क्वेटिंग कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, अगर वो स्क्वेटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से ही पीछे चले जाएंगे। हाँ, तो आप क्वालिटी ट्रीटमेंट और अफोर्डेबिलिटी दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? सब मैं वही बता रहा हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो हम उसको
क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी अश्योर करते हैं, ताकि क्योंकि वो हमारे हाथ में पावर होती है। इफ़ आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, वहाँ पे मेरे पास क्वालिटी तो अश्योर्ड थी, बट अफोर्डेबिलिटी अश्योर नहीं कर सकता हूँ, जो कि वो मेरे पास पावर नहीं है। तो मेरे हॉस्पिटल में हम यही प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट एट अ गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल जाए। ओके, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ पेशेंट जो हैं पेन किलर्स खा खा के अपनी सर्जरीज को पोस्टपोन करते हैं या बर्दाश्त करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करें कि पेन किलर्स उनके जीवन में क्या क्या खराब चीज़ लाने वाले हैं? सर देखिए, अगर पेन ऑपरेशन नहीं कराने का मन बना लिया है तो आप मत कराइए। ऑपरेशन कराने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, बट आप मेडिसिन ज़्यादा लंबे समय तक मत लीजिए, क्योंकि आप नी रिप्लेसमेंट से बच जाएंगे, पर किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरीज की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसे लोग पेन किलर्स खाते हैं उनको सीवियर गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स। यस, बहुत सारे सर मैं देखता हूँ कि 6-6 साल तक लोग पेन किलर्स खा रहे हैं और फिर दे आर एंडिंग अप इनटू लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैं ये कहूँगा कि आपको नहीं करवाना है, इफ़ यू हैव टेकन कि भाई मेरे को नहीं करवाना है, तो जस्ट गो फॉर वॉक एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, डोंट गो फॉर सर्जरी, बट डोंट टेक पेन किलर्स फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे सर्जरी से उनका लाइफ बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती सर है? जिन पेशेंट्स के डिफॉर्मिटी, वायरस डिफॉर्मिटी, वेलगस डिफॉर्मिटी, सीवियर क्रिपल्ड डिफॉर्मिटी है, वो पेशेंट्स नेक्स्ट डे सर्जरी के बाद ऐसा फील करते हैं जैसे हमने जन्नत पा ली हो, क्योंकि ऑपरेशन से पहले वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे, और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे से जब उनका नेक्स्ट पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो दे गेट अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमने इतने समय तक ऑपरेशन क्यों नहीं कराया। मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ऑपरेशन के 15 दिन बाद स्टिच रिमूव कराने आए हैं, एंड दे स्टार्ट क्राइंग कि मैं ऑपरेशन करा लेता समय पे तो मेरे 5 साल जो खराब हुए वो नहीं होते। तो वी ऑलवेज टेक द वीडियो ऑफ दैट पेशेंट, कि ये ताकि जो लोगों के मन में डर है कि हम ऑपरेशन कराएंगे तो हम सही नहीं होंगे, ये उन लोगों को दिखाने के लिए है कि आप ऑपरेशन 5 साल बाद कराएंगे तो यू आर वेस्टिंग 5 साल जो अभी के खराब हो रहे हैं। साल। तो जब एडवाइस मिली है, जब कंडीशन खराब हुई है, तब करवा लेना चाहिए, डोंट डिले। जो लोग अभी भी दर्द को इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जो दर्द को इग्नोर कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा यही एडवाइस रहेगी कि आप दर्द को इग्नोर ना करें, ट्रीटमेंट लें, आप कंसल्ट करें। अगर नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, आजकल काफ़ी सारे ऑर्थोबायोलॉजिक्स भी आ गए हैं जो पीआरपी और काफ़ी नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं जिसका आप ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। उन केसेस को हम बोलते हैं कि ऑपरेशन से डेफिनेटली बच सकते हैं। हम लोग तो जो पेशेंट्स आते हैं उनके मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स के जो मसल्स का क्रोनिक स्पैज्म होता है उसको रिलीज करवा के थाई बोन और लेग बोन का अलाइनमेंट करते हैं। इसके बाद जो लोअर एंड ऑफ द फीमर है उसके कॉन्डाइल्स में इम्बैलेंस होता है जी, जिसके कारण से जब हमारे एडवांस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो हमारी थाई इनवर्ट्स रोटेट कर जाती है और शिन आउटवर्ड्स रोटेट कर जाती है, तो हम ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट कर देते हैं। ओके, तो जैसे अलाइनमेंट करते हैं और ट्विस्टेड जॉइंट को अनट्विस्ट करते हैं वैसे ही ओपनिंग ऑफ द मिडिल स्पेस, यस, मिडिल yes, कंपार्टमेंट yes, वाइड yes. ओपन हो जाता है। यस, तो स्पैज्म रिलीज होने से पेन चला जाता है, टेंशन रिलीज होने से पेन चला जाता है, और जो फीमर का लोअर एंड है वो आपके मेनिस्काई की नर्व एंडिंग्स पे उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, उससे पेशेंट बहुत आसानी से। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स लेके अगर पेशेंट को नहीं रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि जैसे कुछ पेशेंट्स में आपके भी डेफिनेटली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से कई लोग रिलीफ नहीं पा पाते होंगे, उन पेशेंट्स का लास्ट रिसॉर्ट जो नी रिप्लेसमेंट है, मैं उसी का ही बोलता हूँ कि आप 1000 में से 1 पेशेंट भी अगर उस कैटेगरी में है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, ही शुड गेट ऑपरेटेड, क्योंकि ऑपरेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है जो पेशेंट्स और किसी चीज़ से ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत आज आपने आई ओपनिंग इन्फॉर्मेशंस दी ऐसे पेशेंट्स के लिए भी जो सर्जरी जिनके लिए बहुत आवश्यक है, और ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। तो जो पेशेंट सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं उनके लिए बहुत सारी थेरेपीज उपलब्ध हैं। और लेकिन मेरा ये निश्चित रूप से कहना है कि अगर आपको सर्जरी एडवाइज्ड है तो उसको डिले ना करें, आप टाइम से सर्जरी करवाएं। जितना समय से सर्जरी होगी उतना ही आपका आउटकम अच्छा होगा। पोस्ट सर्जिकल केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको फिजियोथेरेपी इग्नोर नहीं करनी है, डॉक्टर की एडवाइस नहीं इग्नोर करनी है, अपने घुटनों को इन्फेक्शन से बचाना है, और उससे भी बड़ी बात आपका जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं सर्जरी के बाद 6 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो आप 6 किलोमीटर दौड़ेंगे। और अगर आप समझते हैं, आपका माइंडसेट है कि सर्जरी के बाद मैं बस 2 कदम चल लूं, बिल्कुल, तो शायद आप सिर्फ 2 कदम ही कर पाएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, यू आर राइट। तो माइंडसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेशेंट्स आप मानेंगे नहीं, जैसे डरते हैं ऑपरेशन से पहले कि मैं ऑपरेशन से दर्द से डरता है,
वो अगर ऑपरेशन से पहले ये फर्म बिलीव लेके आते हैं कि कुछ नहीं होगा, मेरे को कराना है तो मैं करा के रहूंगा, एंड दे डोंट फील एनी पेन, दे डोंट फील एनीथिंग कि कुछ हुआ है। यस एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ माइंडसेट। तो डेफिनेटली सर ये सब चीज़ें होती हैं। यस यस डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशंस मिली आपसे, और होप कि इस हमारा और आपके बीच जो वार्ता हुई ये यूनिक है, क्योंकि मैं लोगों को सर्जरी से बचाता हूँ, और आप जिनको रिकमेंडेड है सर्जरी Yes, yes. उनको आप सही सलाह देते हैं कि उनकी समय पे सर्जरी हो जाए। Definitely, Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.